अरे बच्चों, आज हम स्टाइकियोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम समझें कि स्टाइकियोमेट्री है क्या। स्टाइकियोमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है स्टाइकियन और दूसरा है मेट्रॉन। मेट्रॉन का अर्थ होता है मेजर यानी मापना, और स्टाइकियन का मतलब होता है एलिमेंट यानी अवयव, अवयवों को मापना। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के अवयव क्या क्या होते हैं? आप जानते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में या तो अभिकारक होंगे या फिर उत्पाद होंगे, रिएक्टेंट होंगे या फिर प्रोडक्ट होंगे। तो रिएक्टेंट की मात्रा को मेजर करना, चाहे वो वेट के रूप में हो, चाहे वह वॉल्यूम के रूप में हो, या उत्पाद की मात्रा को मापना या उत्पाद के आयतन को मापना, यही स्टाइकियोमेट्री। तो इसे हम कहेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों की मात्राओं या उनके आयतन की गणना की जाए, वही स्टाइकियोमेट्री की विषय वस्तु होगी। स्टाइकियोमेट्री के इस चैप्टर में हमें सबसे अधिक आवश्यकता होती है संतुलित रासायनिक समीकरणों। जैसे हम कहें कि हम मैग्नीशियम की अपक्रिया ऑक्सीजन से कराएं तो हमें पता है कि मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिलता है। यह एक इक्वेशन यहाँ लिख दिया गया है, किंतु यह इक्वेशन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, जबकि प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का 1 एटम। तो निश्चित तौर पे अनबैलेंस इक्वेशन जो होते हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का पालन नहीं करते हैं। और हम जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक यूनिवर्सल लॉ है, हर जगह जिसका पालन होना अनिवार्य है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं भी उससे अलग नहीं है, इन पर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का पालन होना चाहिए। इसलिए हमें संतुलित रासायनिक समीकरणों की आवश्यकता होती है। तो इसे हम संतुलित कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम 2 लगा दें और यहाँ पे 2 कर दें तो एक संतुलित रासायनिक समीकरण हमको मिल जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमको बताता क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमें क्या इंफॉर्मेशंस मिलती हैं? यहाँ पे एक चीज ध्यान दें कि जो ये यहाँ आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखा है, इसमें जो अभिकारक हैं, अभिकारकों के पहले जिन संख्याओं का गुणा किया गया है, इन्हें कहा जाता है स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक। स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक बताते क्या है? यहाँ पे जो गुणांक इससे मल्टीप्लाई है, यह बता रहा है कि इस रिएक्शन के लिए या इस रिएक्शन में मैग्नीशियम के कितने एटम लेने होंगे। जितना यहाँ पे स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा, उतना ही यहाँ पे मैग्नीशियम का अगर एटॉमिक फॉर्म होगा तो एटम लेना पड़ेगा, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म होगा तो उतने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे जितना उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा। अर्थात इस रिएक्शन में 2 मैग्नीशियम, 1 अणु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके 2 अणु
मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनाएगा। अर्थात दो अणु या परमाणु, यहाँ पे चूंकि परमाणुविक फॉर्म में है, इतने परमाणु मैग्नीशियम, एक अणु ऑक्सीजन, एक अणु ऑक्सीजन चूंकि डाई एटॉमिक है, जब एक अणु लेंगे तो दो परमाणु ऑलरेडी आ जाएंगे, मिल करके एक अणु मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्मित कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि रासायनिक अपक्रियाओं में परमाणु भाग लेते हैं, ना कि अणु। इसलिए हमें देखना है कि परमाणुओं की संख्या इससे निर्धारित करेगी। तो अणु तो जरूर हम ले रहे हैं कि एक अणु ले रहे हैं, लेकिन इसमें परमाणु कितने बन जा रहे हैं? दो परमाणु बन जा रहे हैं। और यही दो परमाणु दो मैग्नीशियम से अपक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करेंगे। तो यहाँ से एक चीज निकल के आ रही है कि जो यहाँ पे कोएफिशिएंट्स होते हैं, गुणक होते हैं, गुणांक होते हैं, ये गुणांक रिप्रेजेंट करते हैं कि उस अपक्रिया में उस अणु या परमाणु का कितनी संख्या विद्यमान है। या अगर हम इसे मोल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, जो कि केमिस्ट्री में जो भी कैलकुलेशंस होते हैं उसमें नंबर ऑफ एटम्स की जो संख्या रिप्रेजेंट की जाती है नंबर ऑफ मोल्स में की जाती है। एक अणु या एक परमाणु की कल्पना यहाँ पे गणनाओं में संभव नहीं हो पाती, तो इसके लिए हम मोल संकल्पना को ले आते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताता है, यह बताता है कि कितने मोल, जो गुणांक होंगे, जितने गुणांक होंगे हम लिखेंगे कि उतना मोल मैग्नीशियम प्लस 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से अपक्रिया करके 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स की जो वैल्यू होती है, ये हमको ये बताते हैं कि उस रिएक्शन में मैग्नीशियम के 2 मोल या जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका होगा इतने मोल, ऑक्सीजन के जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उतने मोल से अपक्रिया करके प्रोडक्ट का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसके उतने मोल का निर्माण करेगा। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर 2 मोल मैग्नीशियम है, इसे हम ग्राम में कन्वर्ट करना चाहें, हम देख सकते हैं 1 मोल का अगर हम द्रव्यमान निकालना चाहें, ये 2 मोल मैग्नीशियम है, अगर हम 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मोल मैग्नीशियम कर दें, यहाँ पे 1 मोल ऑक्सीजन है ही, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जरा सा देखें कि इससे क्या रिजल्ट आ रहा। अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट चाहें, ग्राम में कन्वर्ट करना चाहें इसको, तो क्या रिजल्ट आएगा? क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मोल किसी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है वह उस पदार्थ के मोलर मास के बराबर होता है। अगर हम यहाँ पे मैग्नीशियम का मोलर मास निकाल लें, तो हम जानते हैं कि मैग्नीशियम का मोलर मास जो होगा वह 24 ग्राम होता है, 24 ग्राम। तो 1 मोल मैग्नीशियम का जो द्रव्यमान होता है वो 24 ग्राम। 1 मोल ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होगा यह होगा 32 ग्राम। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जब लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड का अगर आप मोलर मास लेंगे तो यह वैल्यू आ जाती है 40 ग्राम। ये कैसे आएगी? आप जानते हैं कि मोलर मास और कुछ नहीं है, उस मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास हो या मास नंबर हो उसी को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो मोलर मास आ जाता। यहाँ पे चूंकि डाई एटॉमिक था, एक का होता है आपका 16, और जब 2 एटम यहाँ पे हैं तो 16 दूनी 32, यही 32 ग्राम यहाँ पे आपका आया। ऐसे ही मैग्नीशियम का आप जानते हैं 24 होता है एटॉमिक वेट,
ऑक्सीजन का 16 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 40। अगर उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का मोलर मास। अब यहाँ से यह निष्कर्ष निकल रहा है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 48 ग्राम मैग्नीशियम 32 ग्राम ऑक्सीजन से अपक्रिया करके 80 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करेगा। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की मदद से हम इस ढंग से भी देख सकते हैं कि इसके इतने मोल से अपक्रिया करके इतने मोल बना रहा। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मैग्नीशियम के 2 एटम ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल से अपक्रिया करके 2 मॉलिक्यूल मैग्नीशियम ऑक्साइड के बनाएंगे। वही स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कई रूपों में हम लिख सकते हैं। एक तो हम एटम्स के रूप में या मॉलिक्यूल्स के रूप में, दूसरा हम उसका मोल के रूप में, तीसरा इसे हम अगर कन्वर्ट कर दें ग्राम में तो ग्राम के रूप में। नेक्स्ट हम और कर सकते हैं इसमें, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम तो सॉलिड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी सॉलिड है किंतु ऑक्सीजन गैस। और हम बोल संकल्पना में देख चुके हैं कि एनटीपी पर किसी गैस का जो वॉल्यूम होता है, अगर उस गैस के 1 मोल ले लिए जाएं तो उसके वॉल्यूम की जो मात्रा होती है 22.4 लीटर होती है। तो इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यदि यहाँ पे हम इस वाले को तो ग्राम में लें 48 ग्राम, और यहाँ से 1 मोल ऑक्सीजन को हम आयतन में ले लें, इसका आयतन ले लें, तो 1 मोल ऑक्सीजन का आयतन आप जानते हैं कि 22.4 लीटर होता है। इन दोनों की जब अपक्रिया कराई जाएगी तो 80 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड हमको प्राप्त होगा। अब यही रिलेशनशिप आपने देखा कि ग्राम यानी वेट में और वॉल्यूम के साथ भी आ गया, अर्थात इतने ग्राम मैग्नीशियम 22.4 लीटर ऑक्सीजन से अपक्रिया करके 80 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करना। तो इस ढंग से हम यहाँ पे देख पाते हैं कि किसी भी कैलकुलेशन में ये जो संबंध आ रहे हैं इनकी मदद से न्यूमेरिकल्स को बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। एक हम छोटा सा उदाहरण इसी से लेते हैं कि जैसे हम कहें कि 12 ग्राम मैग्नीशियम का पूर्ण दहन करने पर कितने ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। एक क्वेश्चन ले लें। तो यहाँ पे अगर हम 12 ग्राम मैग्नीशियम का पूर्ण दहन कर रहे हैं, पूर्ण दहन करने का मतलब है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, स्वतंत्र रूप से मैग्नीशियम का हम दहन कर रहे हैं, ऑक्सीजन असीमित मात्रा में विद्यमान है। तो इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पे हम कहाँ से शुरू करेंगे, पहले तो ये देखें आप इस सवाल को करने के लिए। बहुत ही छोटा सा प्रश्न है लेकिन समझने के लिए जरूरी है। इसमें हम करेंगे क्या, क्योंकि मैग्नीशियम का दहन हो रहा है और दहन हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। कहीं पे भी अगर कंबस्चन हो रहा है, दहन हो रहा है, तो निश्चित तौर पे वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। और फिर इसको हम इसका रिएक्शन कंप्लीट कर दें मैग्नीशियम ऑक्साइड। स्टोइकियोमेट्रिक चैप्टर के न्यूमेरिकल्स लगाने में सबसे पहला रोल होता है केमिकल इक्वेशन लिखना, फिर इसे बैलेंस करना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अगर हम इसको कर दें तो ये आ जाएगा। अब जो इंफॉर्मेशंस यह स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमको दे रहा है उसको आप लिख लें। यहाँ से कह रहा है कि 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड के कितने मोल को बना रहा है, 2 मोल। ऑक्सीजन चूंकि असीमित मात्रा में है, पूर्णतः दहन कराना है मतलब ऑक्सीजन असीमित मात्रा में है,
तो लिखें या ना लिखें, चाहे तो आप लिख लेंगे इसका 1 मोल। अब यहां पे चूंकि मैग्नीशियम का क्या दिया गया है, ग्राम दिया गया है, 12 ग्राम मैग्नीशियम का पूर्ण दान कराने था। तो अगर ये 2 मोल है तो यहां पे इस अभिक्रिया को संपादित होने के लिए मैग्नीशियम की कितनी मात्रा जरूरी होगी? तो यहाँ पे मैग्नीशियम की जो मात्रा जरूरी होगी वो 2 × 24 ग्राम हमने अभी देखा था, और यहाँ पे जो प्राप्त होगा 2 × मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट विल बी 40 ग्राम। अगर इनको हम देखें तो ये दिख रहा है कि 48 ग्राम, ये 80 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा। अब यहाँ से हमारे पास यूनिटरी मेथड है, ऐकिक नियम है, चाहे तो वहाँ से लगा दें या सिंपल है, इस कैलकुलेशन को आप देख सकते हैं। लेकिन हम चूंकि इनिशियल स्टेज में आप रासायनिक गणनाएं कर रहे हैं तो इसे हम यूनिटरी मेथड से लगाते हैं। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, क्योंकि 48 ग्राम मैग्नीशियम के पूर्ण दहन पर प्राप्त मैग्नीशियम ऑक्साइड इज इक्वल टू 80 ग्राम, हेंस 1 ग्राम मैग्नीशियम का अगर हम पूर्ण दहन करें तो 80/48 ग्राम। अब कितना हमको दिया था, हमारे पास था मैग्नीशियम कितना, 12 ग्राम। जब 12 ग्राम है तो 12 ग्राम आप निकाल ली, हेंस फ्रॉम 12 ग्राम मैग्नीशियम विल गिव अस 80 × 12 / 40। तो यहाँ से अगर हम इसको कैंसिल कर दें, दैट विल गिव यू 20 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें हमने किया क्या, जरा सा उसको देखें। यहां तक की जो संकल्पना थी ये हमारी कहां से आई, स्टोइकियोमेट्री से आई, और फिर उसके बाद जो हमारा न्यूमेरिकल है वो कहां पहुंच गया, यूनिटरी मेथड में पहुंच गया, जिसे आप कक्षा 3 या 4 में पढ़ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसान है सवालों को लगाना, किंतु इसे बहुत ही जटिल समझा जाता है। आप धीरे धीरे अगर छोटे से छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करके आप बड़े क्वेश्चंस पे जाएं, इस चैप्टर में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आइए हम देखते हैं, एक और सवाल लेते हैं। जैसे हम कहें कि यहाँ पे हम मैग्नीशियम का ना दे करके अगर हम इस प्रश्न को कुछ ऐसा बना दें, 11.2 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम का दहन कराने पर कितने ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। सेम प्रश्न है, सारी चीजें वही हैं, बस केवल अब की बार ऑक्सीजन की मात्रा को सीमित किया है। इसमें कह रहा है कि मैग्नीशियम का दहन कराने पर आपके पास ऑक्सीजन की मात्रा सीमित है, 11.2 ग्राम ही ऑक्सीजन है, सॉरी 11.2 लीटर हम करें, इतने लीटर NTP पर 11.2 लीटर ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम का दहन कराने पर कितने ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। अब अगर हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो इसमें किसकी मात्रा एक्सेस मानी जाएगी, क्योंकि इसकी मात्रा सीमित कर दिया है, 11.2 लीटर ऑक्सीजन है मेरे पास केवल, और मैग्नीशियम का दहन करा रहा। मैग्नीशियम माने
पर्याप्त मात्रा में मैग्नीशियम है उसी का दान होना। लेकिन प्रोडक्ट तो आप जानते हैं कि एक स्पेसिफिक रेशियो में ही बनेंगे। ऐसा नहीं कि मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा रखी हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बहुत ज़्यादा बन जाएगा, क्योंकि पर प्रोडक्ट बनाने में ऑक्सीजन का भी रोल है। तो ऑक्सीजन की मात्रा अगर सीमित है तो ऑक्सीजन की मात्रा पर ही यह रिएक्शन निर्भर करेगा। तो इसे करने के लिए हम फिर से क्या करेंगे, वही प्रक्रिया कि सबसे पहले तो हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। उसके बाद हम करेंगे इसमें कि स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो इसका लिखेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमारे पास जो दिया गया है वो ऑक्सीजन का आयतन दिया गया है। ऑक्सीजन का आयतन यहाँ पे है 11.2 लीटर। अब यहाँ पे मोल है, यहाँ पे लीटर है, तो निश्चित तौर पे मोल और लीटर का जो संबंध है उसे हमें लिखना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि 1 मोल गैस का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है एट एनटीपी। तो यहाँ पे हम उसी चीज को लिख दें कि 22.4 लीटर ऑक्सीजन है। अब चूंकि 1 मोल अगर इसका पूरा का पूरा रहता था तो 2 मोल यह बनता था। अब 2 मोल का अमाउंट अगर ग्राम में हम लिखें तो आ जाएगा 80 ग्राम। तो यहाँ से एक रिजल्ट आ रहा है कि 22.4 लीटर से हमें मिल रहा है 80 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम इसी को यूनिटरी मेथड में चेंज कर दें। सिंस 22.4 लीटर ऑक्सीजन देता है 80 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसलिए 1 लीटर ऑक्सीजन कितना देगा, तो 80/22.4, इसलिए 11.2 लीटर ऑक्सीजन से हमें कितना मिलेगा, तो 11.2 मल्टीप्लाइड बाई 80 डिवाइडेड बाई 22.4। इसे हम अगर कट करें दैट विल गिव यू 40 ग्राम। तो इस ढंग से हमने देखा, यहाँ तक तो काम हम स्टोइकियोमेट्री के कंसेप्ट पे कर रहे हैं, और उसके नीचे जो हम काम कर रहे हैं वो हमारा यूनिटरी मेथड है। तो बस आज हम इन एग्जाम्पल्स के साथ इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक से जुड़े हुए अन्य डिफरेंट प्रकार के जो क्वेश्चंस होंगे उनके साथ आपके साथ हम उन्हें शेयर करेंगे। बस इतना ही। थैंक यू।